पोती का प्यार। मम्मी, एक समोसा दादी माँ को भी दे दूं? रिंकी ने कहा। तुझे कितनी बार कहा है ये समोसा उस बुढ़िया के लिए नहीं बनाए। तू भी चुपचाप खा ले, वरना तुझे भी उस बुढ़िया के साथ कमरे में बंद कर दूंगी। मम्मी का इस तरह गुस्सा देखकर रिंकी बेचारी चुपचाप समोसा खाने लगी। इस घर में दादी के अलावा और कोई उसका दोस्त नहीं था। वह सारा दिन उन्हीं के साथ खेलती थी। अपने पापा की इकलौती संतान होने के कारण और कोई नहीं था जिसके साथ वह खेलती, इसलिए वह हमेशा अपनी दादी के साथ ही खेला करती थी। पर कविता उसे अपनी सास के पास जाने से रोका करती थी, क्योंकि उसका मानना था कि उसकी सास बहुत ही बदनसीब है। उसने उसके पहले बेटे को निगल लिया। विजय आज दुकान से जल्दी आने वाले थे, क्योंकि आज कविता का जन्मदिन था। इसलिए कविता ने पहले से ही सब तैयारियां कर रखी थी। बस विजय का इंतजार था। शाम को एक छोटी सी पार्टी भी रखी थी, जिसमें कविता ने अपनी सारी सहेलियों को बुलाया था। कविता ने खाना बनाकर थोड़ी सी दाल और 2 सूखी रोटी रिंकी के हाथ अपनी दादी के लिए भिजवा दी। रिंकी खाना लेकर अपनी दादी के माँ के कमरे में गई। दादी माँ, लो खाना खा लो, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। आओ मेरी रानी बेटी, आओ मेरी गोद में बैठो। नहीं दादी माँ, मम्मी ने मना किया है कि उस बुढ़िया की गोद में मत बैठना। अगर मम्मी ने देख लिया तो मम्मी मुझे खाना नहीं देगी। पता है दादी माँ, आज मम्मी ने समोसे बनाए हैं। पर गुड़िया रानी, तुम मेरे लिए तो समोसा लेकर नहीं आई हो। और ये रोटी कितनी सूखी है, खाई ही नहीं जा रही। दादी माँ, मम्मी ने मना कर दिया कि समोसा उनकी सहेलियों के लिए है, इसलिए नहीं दिए। तुमने समोसे खाए क्या? कैसे बने थे? बहुत स्वादिष्ट बने थे दादी माँ। रिंकी के मुंह से ये बात सुनकर दादी माँ के मुंह में पानी आ गया। रिंकी बेटा, अभी समोसे कितने बचे हैं? बहुत बचे हैं दादी माँ। दादी माँ, मैं देखती हूँ, अगर मम्मी किचन में नहीं हुई तो मैं आपके लिए एक समोसा ले आऊंगी। रिंकी ने बाहर निकलकर देखा तो उसकी मम्मी टीवी देखने में बिजी थी। रिंकी चुपके से किचन में जाती है और एक समोसा अपने नन्हे से हाथों में छुपाकर अपनी दादी माँ को देती है। बुढ़िया जैसे ही रिंकी के हाथों में समोसा देखती है, बहुत खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी खाने लगती है। रिंकी जब ये देखती है तो उसे बहुत ही आश्चर्य होता है। दादी माँ, धीरे धीरे खाओ, नहीं तो गले में अटक जाएगा। बुढ़िया थोड़ी ही देर में समोसा चट कर जाती है। बहुत स्वादिष्ट है रिंकी बेटा, जाओ एक और समोसा ले आओ, बहुत मन कर रहा है खाने का। अभी नहीं दादी माँ, अगर मम्मी ने देख लिया तो तुम्हें भी मार पड़ेगी और मुझे भी। अब मैं नहीं जाऊंगी दादी माँ। उसे पता था कि अगर मम्मी ने अब देख लिया तो उस दिन की तरह दादी को कई दिनों तक भूखा रहना पड़ेगा। बुढ़िया को अब रह रहकर उस समोसे का स्वाद याद आ रहा था। बेचारी अंगुलियां चाटती रह गई। अब मैं जाती हूँ दादी माँ, नहीं तो मम्मी को पता चल जाएगा। यदि रात में समोसे बच गए तो मैं एक और ले आऊंगी दादी माँ। कविता टीवी देखते हुए रिंकी से कहती है। खाना खा लिया बुढ़िया ने? हाँ मम्मी, खा लिया। मम्मी, पापा नहीं आए अभी तक? नहीं आए, पर आते ही होंगे। मम्मी, आपने पापा से मेरे लिए क्या मंगवाया है? तेरे लिए एक बहुत बड़ी गुड़िया मंगवाई है। और दादी माँ के लिए? कुछ नहीं। और ऐसी भी क्या जरूरत है उस बुढ़िया पर पैसे खर्च करने की? वह देखो, तुम्हारे पापा आ गए। पापा आ गए, पापा आ गए, अजय ने रिंकी को गोद में उठाते हुए कहा। पता है हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं? क्या लाए हो पापा? हम तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ी गुड़िया लाए हैं, बिल्कुल तुम्हारे जैसी सुंदर। ये लो पापा, इसे मैं दादी माँ को दिखा कर लाती हूँ। दादी माँ, दादी माँ, यह देखो पापा मेरे लिए गुड़िया लाए हैं। वाह बेटा, ये तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। यह लो कविता, इसमें सामान है जो तुमने मंगवाया था। इसमें 2 साड़ी भी हैं, एक तुम्हारे लिए और एक माँ के लिए। विजय, माँ को क्या जरूरत थी साड़ी की? उनके पास तो पहले से बहुत कपड़े हैं, इसलिए फालतू की चीजों में पैसे बर्बाद मत किया करो। कविता, तुम्हें पता है आज हमारे पास जो कुछ भी है वह मेरी माँ का ही है। विजय, पर हमारे पास एक लड़की है और उसके भविष्य के लिए हमें धन की आवश्यकता है। अगर हम यूं ही फालतू चीजों में पैसे खर्च करते रहेंगे तो कल हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। और वैसे भी तुम्हारी माँ को कहीं जाना थोड़ी होता है, पूरे दिन घर में ही रहती हैं। कविता, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? वह मेरी माँ है, और मानो तो तुम्हारी भी। वह मेरी माँ नहीं हो सकती। वह अभागन मेरे बेटे को निगल गई।
खबरदार कविता, अब एक और अपशब्द भी मेरी माँ के बारे में बोला, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विजय, फिर तुम भी मेरा एक आज फैसला सुन लो, या तो मैं इस घर में रहूंगी या फिर वह बुढ़िया। ठीक है, तो तुम चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारे लिए अपनी माँ को नहीं खो सकता। मैं भी अब इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ। चलो रिंकी, हम चलते हैं। अब हम इस घर में कभी वापस नहीं आएंगे। नहीं मम्मा, मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। मुझे तो दादी माँ के पास ही रहना है। तू भी उस बुढ़िया के पास रहकर उसकी भाषा बोलने लगी है। तो ठीक है, जब शाम को मेरी याद आएगी तब मत कहना। मम्मी आप मत जाओ प्लीज। मैं रात को किसके साथ सोऊंगी? अपने पापा के पास सोना। मैं जा रही हूँ। पापा, रोको ना मम्मा को। वे जा रही हैं। बेटा जाने दो, वे नहीं रुकेंगी। चाहो तो तुम भी उनके साथ जा सकती हो। नहीं पापा, मैं दादी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कविता गुस्से में घर से निकल जाती है और अपने मायके चली जाती है। कविता को आज गए 2 दिन हो गए। दादी माँ को जब ये बात पता चली तो उन्होंने 2 दिन कुछ भी नहीं खाया। कविता हमेशा दादी माँ को भला बुरा कहती थी, यहाँ तक कि वह उसे खाने को सूखी रोटियां दिया करती थी। लेकिन फिर भी उसकी सास उसकी फिक्र करती है। उसे बहुत बुरा लग रहा था, यहाँ तक कि वह अपनी कविता को घर से जाने का कारण अपने आप को मान रही थी। विजय भी कविता के जाने से बहुत दुखी था। उसे भी नहीं पता था कि वह क्या करे। उसने कविता को कई बार फोन ट्राई किया, परंतु उसने फोन नहीं उठाया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कविता ने ऐसा क्यों किया। उसने तो उसके साथ जीने मरने का वादा किया था। कुछ समय के लिए विजय अपने अतीत में चला गया। उसे अपने कॉलेज के वह दिन याद आने लगे जब वह कविता से मिला था। कितनी अनजान और अजनबी थी वह, भोली सी सूरत, शांत स्वभाव और दूसरों के लिए जीने वाली। विजय उसे देखकर इस कदर खोया कि उसने सबके सामने पहली बार में ही उसे प्रपोज कर दिया। और कविता भी उसके साहस को देखकर उसे ना नहीं कह सकी। कितनी अच्छी थी वो जिंदगी, ना कोई समस्या, ना ही कोई गम था, ना ही किसी का कोई दबाव। बिल्कुल एक आजाद पंछी की तरह, जिसकी ना कोई राह होती है ना कोई मंजिल। विजय को अच्छी तरह याद था जब एक बार कविता के पापा ने कविता को उसके साथ देख लिया था, लेकिन कविता की पसंद को वो ना नहीं कह पाए और उन दोनों की शादी करा दी। पर आज वह क्यों इतना असहाय हो गया था, जैसे उसे किसी ने तीर मार दिया हो। पापा पापा, मम्मा का फोन आया है। अचानक रिंकी की आवाज आई। वह आपसे बात करने के लिए कह रही है। यह सुनते ही विजय ख्वाबों से बाहर आ गया। रिंकी फोन लिए खड़ी थी। विजय ने कविता से बात की। कविता बोली कि विजय, मुझे मेरी बेटी चाहिए। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मुझे मेरी बेटी लौटा दो। कविता, लौट आओ अपने घर। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। प्लीज लौट आओ कविता। नहीं विजय, अब यह शायद संभव नहीं है। जब तक आपकी माँ उस घर में रहेगी तब तक मैं लौट कर नहीं आऊंगी। अब फैसला आपको करना है कि आप किसे चाहते हो। और हाँ, मैं रिंकी को लेने आ रही हूँ। भेज दोगे ना उसे मेरे साथ? हाँ, ले जाओ अगर वो खुशी खुशी तुम्हारे साथ जाना चाहे तो। यह कहते ही विजय का गला रूंध गया था। शब्द पता नहीं कहाँ गुम हो गए थे। वह बहुत ही टूट गया था। वह कविता के बिना भी नहीं रह सकता था और ना ही अपनी माँ के बिना। विजय के मन में बहुत ही उथल पुथल मच रही थी, क्योंकि अब उसे अपने जीवन, अपने अतीत और भविष्य में से किसी एक को चुनना था। उसके अतीत में मुंह पर झुर्रियां और कुछ अधूरी सी उम्मीदें लिए एक तरफ उसकी बूढ़ी माँ और दूसरी तरफ उसके भविष्य में उसकी पत्नी और उसकी प्यारी सी गुड़िया रिंकी थी। पता नहीं उसकी जिंदगी को किसकी नजर लग गई थी। अब तो उसकी जिंदगी नरक सी बन गई थी। अचानक वह उठा और माँ के कमरे की ओर बढ़ा। कुछ बोल पाता तभी उसकी माँ बोल पड़ी। बेटा, किसका फोन था? कविता का फोन था। क्या वह वापस आ रही है? नहीं माँ, वह सिर्फ रिंकी को वापस लेने आ रही है और हमसे हमेशा के लिए दूर जा रही है। विजय ने कविता की सारी बातें अपनी माँ को बता दी। बेचारी बुढ़िया, जिसने कभी सोचा नहीं था बात यहाँ तक बढ़ जाएगी कि उसकी वृद्धा आश्रम जाने की नौबत आ जाएगी। विजय की बात सुनकर बेचारी कुछ देर खामोश हो गई, पर उसने फैसला कर ही लिया कि वह वृद्धा आश्रम चली जाएगी, पर अपने बेटे और बहू को अलग नहीं होने देगी। माँ के मुंह से ऐसी बात सुनकर विजय को धक्का सा लगा। यह क्या कह रही हो माँ? तुम वृद्धा आश्रम जाओगी? अपने खुद का घर छोड़कर वहां जाकर एक अनाथ की जिंदगी जियोगी? नहीं, मैं यहाँ नहीं रह होने दूंगी।
अच्छा होता यदि मैं आपके खिलाफ जाकर कविता से शादी ही नहीं करता। शायद ये नौबत ही नहीं आती। नहीं बेटा, ये क्या कह रहे हो? कविता तुम्हारी धर्म पत्नी है। और रही बात मेरी, मेरे पास तो कुछ समय बचा है, उसे मैं वृद्धा आश्रम में ही गुजार लूंगी। और तुम्हारे पास अपनी पूरी जिंदगी बची है, वह तुम्हें कविता के साथ ही गुजारनी है। मेरे मरने के बाद तुम्हारी पत्नी ही बस तुम्हारा एक सहारा होगी। और वैसे भी मैं क्या दुनिया छोड़कर जा रही हूँ। जब तुम्हारा मन करे तब वृद्धा आश्रम में आ जाना। और सुना है वृद्धा आश्रम में भी बहुत ख्याल रखते हैं। और ना ही मुझे परेशानी होगी, ना ही तुम्हें और कविता को। माँ के बहुत समझाने पर भी विजय मान गया और माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन विजय अपनी माँ का सारा सामान पैक करके उसे वृद्धा आश्रम छोड़ने आया। कविता को जब ये बात पता चली तो वह बहुत ही खुश हो गई और अपने ससुराल वापस लौट आई। पर अब विजय में वो पहले वाली बात नहीं रह गई थी। वह बहुत ही चुपचाप रहता था। कविता जिस खुशी की लालसा में यहाँ पर आई थी, वह उसे अब नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि विजय बहुत ही उदास रहने लगा था। वह कविता से ज्यादा बात भी नहीं करता था। विजय हर दिन अपनी माँ से मिलने के लिए जाता था, लेकिन वृद्धा आश्रम में जाने के बाद उसकी माँ की तबीयत दिन पर दिन खराब होती गई और वह बहुत ही बीमार रहने लगी। नर्स और डॉक्टर भी बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन विजय की मां के कहने पर किसी भी डॉक्टर और नर्स ने यह बात विजय को नहीं बताई, क्योंकि उसकी मां चाहती थी कि उसकी कहीं विजय परेशान ना हो जाए। वह चाहती थी कि विजय अपनी जिंदगी में खुश रहे। लेकिन जब कई दिनों तक भी उसकी मां की तबीयत में सुधार नहीं हुआ, तो डॉक्टर ने उसे बड़े अस्पताल में चेकअप के लिए भेज दिया। और जब रिपोर्ट आई तब पता चला कि उन्हें कैंसर है। यह बीमारी लगभग 2 वर्ष से थी। विजय जब भी वहां मिलने जाता तो कविता को बहुत ही बुरा लगता था। वह उसे हमेशा वहां जाने से रोकती थी। वह कभी कभी रिंकी को भी अपने साथ ले जाया करता था, जिससे कविता और भी नाराज हो जाती थी। ज्यादा काम की वजह से कई दिन हो गए विजय वृद्धा आश्रम नहीं जा पाया। पर उसे यह बात पता थी कि उसकी माँ को कैंसर है, नहीं पता थी। जब वह बहुत दिनों के बाद वृद्धा आश्रम में आया तो उसे अपनी माँ कहीं दिखाई नहीं दी। उसने आसपास पूछा तो पता चला कि उसकी माँ की तबीयत ज्यादा खराब हो जाने से अस्पताल में भर्ती है। जब वह अस्पताल में गया तो देखा कि उसकी माँ नशे की दवाई दवाई के नशे में उसे भी नहीं पहचान रही है। डॉक्टर ने बताया कि अब उनकी जिंदगी के बहुत ही कम दिन बचे हैं। डॉक्टरों ने विजय को उनकी बीमारी के बारे में बता दिया। डॉक्टरों के मुंह से ये बात सुनकर विजय के होश उड़ गए थे। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी जिंदगी में ऐसा भी दिन आएगा जब उसे अपनी माँ से हमेशा के लिए अलग होना पड़ेगा। डॉक्टर विजय से, पता है यह बहुत ही खतरनाक बीमारी है, कुछ गिने चुने दिन बचे हैं। अगर तुम्हारी माँ खुश रहे तो यह कुछ थोड़े ज्यादा दिन और गुजार सकती है। विजय, मुझे अब क्या करना होगा डॉक्टर? अब तुम्हें इन्हें अपने घर ले जाओ और हो सके तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा खुश रखो। घर छोड़ने के गम में इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। यदि तुम अपने साथ घर लेकर जाओगे और अच्छे से देखभाल करोगे तो इनकी जिंदगी कुछ आसान हो जाएगी। आप इन्हें कल शाम अपने घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर विजय अपने घर के लिए चल पड़ा। अब उसे एक ही इंसान दिखाई पड़ रहा था, वह थी कविता। कविता को मनाना उसके लिए आसान नहीं था। विजय जानता था कि कविता कभी नहीं मानेगी, पर विजय माँ को घर नहीं लाएगा तो बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है। विजय घर पहुंच जाता है। विजय को देखते ही रिंकी दौड़ी दौड़ी आती है। पापा पापा, आज आप दादी के पास गए थे, कैसी हैं दादी? क्या वे मुझे भी याद करती हैं? हाँ बेटा, और कल हम दादी को लेकर घर आएंगे। सच्ची पापा, आप सच बोल रहे हो? हाँ बेटा। विजय जब कविता के पास गया तो वह खाना बना रही थी। कविता, मैं आज मम्मी से मिलने गया था। डॉक्टर ने बताया कि उनके पास 1-2 दिन ही बचे हैं। मैं उन्हें वापस घर लाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन हमारे साथ गुजारें। कविता कहती है, ठीक है, परंतु तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी। कविता के मुंह से हाँ सुनकर विजय खुश हो जाता है और कहता है, हाँ कविता, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। और वह अगले दिन रिंकी को लेकर हॉस्पिटल में अपनी माँ को लेने पहुंच जाता है। लेकिन ये क्या, जैसे ही वह हॉस्पिटल में जाता है तो उसका पूरा शरीर कांपने लगता है और उसकी आंखों के नीचे अंधेरा छा जाता है। वह देखता है कि उसकी माँ यह दुनिया छोड़कर जा चुकी थी।
डॉक्टर उसे बताते हैं कि रात को इनकी तबीयत बहुत ही खराब हो गई और मरते समय अपने आखिरी पल में तुम्हारा नाम बार बार ले रही थी। विजय बहुत जोर जोर से रो रहा था। रिंकी भी दादी माँ को इस हालत में देखकर रोने लगी, क्योंकि उसकी दादी वहां वहां चली गई थी जहां से वह कभी वापस नहीं आ सकती थी, और कविता की परेशानी भी हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।